अच्छा, आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम राउटिंग पैरम्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे किस तरह से किसी भी राउट के अंदर हम कोई पैरामीटर पास करवा सकते हैं, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग किस तरह रिस्पॉन्स ले सकते हैं सर्वर से। इसके अलावा अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो हमने यहाँ पे स्टैटिक पेजेस को रेंडर करवाया था। हमने ये देखा था किस तरह से हम यहाँ पे हमारा हमारा जो स्टैटिक फोल्डर है, यानी कि ऐसी फाइल्स जो कि HTML की एक्सटेंशन के साथ बनी हुई हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक कंटेंट आ सकता है, उसको हम किस तरह से यहाँ पे पोर्ट नंबर पर रेंडर करवा सकते हैं। हमने यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया था, 5 कोर मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट करवाया था। पब्लिक वाले वेरिएबल के अंदर लाकर हमने क्या किया था, यहाँ पे डायरेक्टरी को ज्वाइन किया था, हमारी रूट डायरेक्टरी को पब्लिक वाली डायरेक्टरी के साथ ज्वाइन किया था। और उसके बाद हमने यहाँ पे मैंने बताया था कि हमारे पास नॉन एग्जीक्यूटेबल फंक्शन होता है एक्सप्रेस डॉट ये स्टैटिक फंक्शन। इसके अंदर आके हमने पब्लिक वाले ये जो वेरिएबल है इसका रेफरेंस पास किया था स्टैटिक कंटेंट के लिए। ठीक है, तो मेरे पास सारे के सारे 2000 पोर्ट नंबर पर ये जो मेरा पब्लिक वाला फोल्डर था इसकी फाइल सारी की सारी एक्सेसिबल थी। फिर इसके अलावा हमने यहाँ पे एक्सटेंशन नेम्स को रिमूव किया था। हमने देखा था किस तरह से हम यहाँ पे एक्सटेंशंस को रिमूव कर सकते हैं, .html को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स को हमने राउट्स पर क्या करवाया हुआ था, रेंडर करवाया हुआ था। तो जो जब राउट आप राउट डिफाइन कर दोगे तो फिर आप एक्सटेंशन के साथ नहीं, फिर आप डायरेक्ट राउट के साथ क्या कर सकते हो, फाइल पर जा सकते हो। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें राउटिंग पैरम्स को देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आके एक फाइल बना लेता हूँ, राउटिंग पैरम्स .js के नाम से, और एंटर कर देता हूँ, हिट एंटर। यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे हमने इससे पहले एक काम कर चुके हैं, वो है राउटिंग क्यूरी .js। अब ये भी ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है इस काम में। राउटिंग क्यूरी के अंदर हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे यूआरएल के अंदर क्वेश्चन मार्क करके जब हम कोई क्यूरी दे रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या ले रहे थे, रिस्पॉन्स ले रहे थे। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, मैंने एक नेम के नाम का वेरिएबल बनाया था और मैंने कहा था कि मेरे पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है उसमें एक क्यूरी आ रही होगी आपके पास यूआरएल में नेम नाम की। तो उस क्यूरी को अगर आपको रिसीव हो जाती है तो इफ की यहाँ कंडीशन लगाकर मैंने उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स लिया था। मैंने कहा था वेलकम और वो नेम प्रिंट करके दिखाना है। कुछ इसी तरह हमारे पास राउटिंग पैरम्स भी काम करते हैं। पैरम्स के अंदर बस एक डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि आपको राउट के साथ पैरम को यहीं पर डिफाइन करना होता है, वरना राउटिंग क्यूरी के अंदर हमें क्वेश्चन मार्क देकर क्यूरी देनी होती है। पैरम्स के अंदर जस्ट यहीं पर ही हम कॉलन लगा के क्या कर सकते हैं, एक पैरामीटर राउट में डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो बहुत ईजी है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर आके एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्सप्रेस के नाम का, और एक्सप्रेस को सबसे पहले लोड करवा लेता हूँ। जो पहले हमने बनाया था वही। इसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड, ऐप के नाम से एक इंस्टेंस बनाऊंगा और एक्सप्रेस को क्या करवा दूंगा, यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करवा दूंगा। ठीक है, पोर्ट नंबर पर हमने रन करना है। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कॉन्स्ट पोर्ट के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसमें आके मैं एक पोर्ट नंबर डिफाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 3000 डिफाइन कर देता हूँ। नीचे आऊंगा, यहाँ के मैं लिखूंगा ऐप डॉट लिसन, पोर्ट को यहाँ पे मैं पास करवाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन एज एन ऑप्शनल पैरामीटर में यहाँ पे पास करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा console डॉट लॉग, और इसके अंदर आके हम टेम्पलेट डिटेल्स के अंदर यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और यहाँ पे मैं वेरिएबल को अपने पास करवा दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होकर भी आ जाएगा कंसोल पर जब भी ये फाइल रन होगी कि सर्वर इस पोर्ट नंबर पर क्या हो रहा है भाई, रन हो रहा है। ठीक है, एक दो राउट बना लेते हैं। यहां पर आता हूं, पर मैं आके लिखता हूं ऐप डॉट गेट, और स्लैश लगाऊंगा, यहाँ पे आके मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉल बैक फंक्शन एज अ पैरामीटर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एरो ऑपरेटर, और उसके बाद मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस बना के एक एरो फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ राउटिंग पैरम्स इन एक्सप्रेस जेएस। कंट्रोल सी से इसे कॉपी करूंगा, यहाँ लाके पेस्ट करवाऊंगा। यहाँ पे आके मैं दूसरा राउट बना लेता हूँ स्लैश करके अबाउट के नाम, और इसमें आके मैं यहाँ पे अबाउट पास करवा लेता हूँ। अब ये टोटली वही काम है जो हम पहले भी कर चुके हैं, हमने पहले भी राउट्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी, ये वाला काम हमने किया हुआ है। हर एक फाइल में बस कुछ ना कुछ एक नई छोटी सी चीज होती है जो मैं बता रहा होता हूँ। बस एक अलग फाइल बनाता हूँ ताकि सारा का सारा कोड हमारे पास अवेलेबल रहे, एक्सेसिबल रहे। ठीक है, सेव करवा लेता हूँ इस फाइल को रन करते हैं नोडमॉन से। मैं यहाँ आऊंगा टर्मिनल पर, और यहाँ के मैं सबसे पहले तो फोल्डर के अंदर जाता हूँ, यहाँ के लिखता हूँ CD एक्सप्रेस। मैं यहाँ के लिखूंगा नोडमॉन डॉट स्लैश, और जो फाइल है हमारी उसका नाम है राउटिंग पैरम्स डॉट जेएस। एंटर करूंगा, मेरे पास यहाँ पे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000 यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। मींस ये फाइल प्रॉपरली मेरे पास रन हो चुकी है। मैं 3000 पोर्ट नंबर पर जाता हूं और जाके क्या करवा लेता हूं, इस फाइल को एक्सेस कर लेता हूं।
यहां आऊंगा, यहां के मैं लिखता हूं लोकल होस्ट :3000, एंटर करूंगा। मेरे पास देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, राउटिंग पैरम्स इन एक्सप्रेस जेएस। और मैं अगर राउट अबाउट वाले राउट पर मूव करूं तो मेरे पास यहां पर उस राउट के अकॉर्डिंग मुझे सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड कर देगा, रिस्पॉन्स दे देगा, अबाउट वाला रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, मैं क्या करवाता हूं, एक पैरामीटर भी बना लेता हूं। मैं अगर यहां आऊं अबाउट वाले इस राउट पर और यहां आके मैं लगाऊं इस तरह से स्लैश, और मैं यहां पे लगाऊं :आईडी। ठीक है, मैं आईडी के नाम का क्या करूं, एक पैरामीटर बना दूं। जब भी आपको कोई राउट के अंदर पैरामीटर देना होता है तो आप देते हो इस कॉलन के साइन के साथ पैरामीटर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बिल्ट इन होता है, यहाँ पे एक्सप्रेस में जब भी हमें कोई पैरामीटर अपने राउट में देना हो, हमें कहना हो कि यार जब भी मैं एक राउट पर जाऊंगा तो मैं साथ में एक आईडी भी दूंगा। ठीक है, अबाउट वाले पेज पर जब मैंने जाना होगा, राउट पर जाना होगा, तो मैं एक आईडी दूंगा। आप क्या करना, उस आईडी को पहले तो यूआरएल से गेट करना, और उस आईडी के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना, एक रिस्पॉन्स देना। ठीक है, मैं क्या करवाता हूं, इसको जरा मैं सेव अगर करूं और अगर मैं यहां आऊं रिफ्रेश करूं तो मुझे फौरन से अब आउटपुट क्या दे रहा है, सर्वर कैन नॉट गेट स्लैश अबाउट, क्योंकि अब राउट वहां पे क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब साथ में आईडी भी देनी होगी। आईडी दूंगा तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करके रेंडर करा के दिखाएगा। अगर मैं यहाँ के एक आईडी भी दे दूं, मैं लगाऊं /12, एंटर करूं, देखो अब रिस्पॉन्स प्रॉपर आ रहा है। अब आईडी आप कुछ भी यहाँ पे आके दे सकते हो, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू में आप आईडी दे सकते हो। अभी मैंने कुछ स्पेसिफाई भी नहीं किया, तो अभी आप कुछ भी यहाँ पे पैरामीटर कोई भी वैल्यू यहाँ पे आके पास करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट एज एन आईडी ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मैं क्या करवाता हूं, मैं चाहता हूं कि यार ये जो रिस्पॉन्स, ये जो आईडी आ रही है ऊपर, इस आईडी के अकॉर्डिंग मैं करूं नीचे सर्वर से रिस्पॉन्स लूं। अभी तो सर्वर स्लैश ये सिंपल अबाउट ही दे रहा है मुझे प्रिंट करके। मैं यहां आता हूं, गेट किस तरह करेंगे इसको देख लेते हैं। मैं यहां के बनाता हूं कॉन्स का कीवर्ड, और माय पैरम के नाम से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूं, इक्वल टू, यहां पर आके मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट। अब मैंने रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बारे में ऑलरेडी पहले ही मैंने बताया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे रिस्पांस वो है जो सर्वर हमें रिटर्न में देता है, और रिक्वेस्ट वो है जो हम कर रहे होते हैं। अभी पैरामीटर जो है वो कौन पास करवाएगा, हम ही पास कराएंगे। तो रिक्वेस्ट क्या है, कर रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर को गेट करने के लिए, जो कि हमने पैरामीटर दिया है उसे गेट करने के लिए हमें यहाँ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है। रिस्पॉन्स लेने के लिए, आउटपुट देखने के लिए हम यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट, और क्यूरी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हमने क्यूरी देखा था क्वेश्चन मार्क करके। अगर कोई आप ऊपर यूआरएल में पैरामीटर देते हो तो वो हमारे पास क्यूरी वाली बिल्ट इन प्रॉपर्टी में आ रहा होता है। यहां पे हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे पैरम्स का यूज। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट, आप यहाँ पे पास कराओगे आईडी। अब ये आईडी वो होगी एज इट इज जो आपने यहाँ पे पैरामीटर में पास कराई। अगर ये नेम होता तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट नेम लिखता। ठीक है, आईडी यहाँ पे पास करवाई। मैं यहाँ पे आके एक इफ की कंडीशन बना लेता हूं। मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि अगर तो पैरामीटर रिसीव हो रहा है, यानी कि यूआरएल में कोई ना कोई पैरामीटर आपको मिल रहा है, जो कि वाकई ही मिलेगा, पैरामीटर मिलेगा तो ही रिस्पॉन्स मिलेगा, वरना तो एरर आ रहा है ना, कैन नॉट गेट वाला। ठीक है, तो आप क्या करवाना, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स दिखा देना। मैं यहाँ के लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे आके मैं कुछ इस तरह से टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करता हूं। मैं यहाँ के लिखता हूं माई नेम इज अली एंड माई आईडी इज, और यहाँ आके मैं डॉलर लगा के ये वाली आईडी को, या मैं क्या करवा लेता हूँ यहाँ पे पास करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ बल्कि माई पैरम, जो भी पैरामीटर के अंदर ऊपर हम आईडी देंगे वो आईडी के साथ इस तरह से नीचे आके क्या हो जाएगी, फैच हो जाएगी, यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स में दिख जाएगी। इसी तरह मैं एल्स पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ एल्स, और मैं कहूंगा कि बाय डिफॉल्ट एल्स में आप क्या करना, अबाउट ही दिखा देना, जो कि देखा जाए तो गेट ही नहीं हो रहा होगा ना उसको। अगर इस तरह से वहां पे मसला भी आएगा तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, जरा इसको करवा लेता हूँ यहाँ पे सेफ। हम यहाँ पे जरा रिस्पॉन्स देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। इधर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं करवाऊंगा रिफ्रेश, तो देखो मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, माई नेम इज अली एंड माई आईडी इज 12। जो भी आईडी आप यहाँ पे आके पास करवाओगे वो वाली आईडी आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स में मिल जाएगी। देखो 100 लिखा तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, 100 आ गया। ठीक है, अगर मैं पैरामीटर देता ही नहीं हूं, एंटर करता हूं, तो सिंपल रिस्पॉन्स क्या आएगा, कैन नॉट गेट। आपने जब राउट में डिफाइन किया तो अब आपको पैरामीटर यूआरएल में क्या करना है भाई, पास करना ही करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यूज को क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो। मल्टीपल भी पैरामीटर्स यहाँ पे पास हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ आके कुछ इस तरह से पहले 12 लिख के दिखाऊं, मैं अगर नेम भी यहाँ पे डायनामिक करना चाहता हूं तो मैं उसको भी क्या करवा सकता हूँ, यहाँ पे गेट करवा सकता हूँ यूआरएल से। कैसे गेट करूंगा, यहाँ आता हूँ, यहाँ आके मैं लगाता हूँ /: नेम वाला भी एक पैरामीटर आप ऊपर आके पास करा दो राउट के अंदर। आप क्या करो, नीचे आके इसको भी एक डिफरेंट वेरिएबल के अंदर गेट करके स्टोर करके रख लो, और उसको टेम्पलेट डिटेल्स के अंदर अली की जगह पे क्या करवाओ भाई, पास करा दो। मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ पे आके कंट्रोल C कंट्रोल V करता हूँ। इसका नाम मैं कर देता हूँ माई पैरम आईडी, और इसका मैं नाम कर देता हूँ माई पैरम नेम। ठीक है, माई पैरम आईडी को मैं यहाँ पास करा देता हूँ आईडी की जगह पर, और माई पैरम नेम को मैं पास करा देता हूँ कहाँ पे भाई, अली की जगह पर। तो डॉलर लगाऊंगा यहाँ के करली ब्रेसेस, और इसे मैं पास करवा दूंगा। ठीक है भाई, सेव करवाता हूँ।
यहां पर आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, कैनॉट गेट आएगा क्योंकि अब मेरे साथ में नेम भी देना है। ठीक है, यहाँ आऊंगा यूआरएल में, यहाँ के मैं लिखता हूँ नाम के अंदर कुछ आके लिख लेता हूँ, मैं यहाँ के लिख लेता हूँ अवेश। एंटर करता हूं, मेरे पास क्या कह रहा है माई पैराम इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इफ की कंडीशन के अंदर मैंने पैरामीटर यहाँ पे ये देख रहे हो माई पैराम, क्योंकि वेरिएबल का नाम हमने कर दिया। हाँ, हमने यहाँ पे वेरिएबल का क्या कर दिया भाई, नाम चेंज कर दिया। तो मैं यहाँ के लिखता हूँ इस तरह से आईडी, और दो कंडीशंस हो गई हैं, दो पैरामीटर्स हो गए हैं, तो दोनों पैरामीटर्स के लिए आप बीच में लगाओ यहाँ पे एंड ऑपरेटर, और यहाँ आके आप माई पैरम नेम भी यहाँ पे आके पास करा दो। आप कहोगे भाई आईडी और नाम ये दोनों जब मुझे रिसीव हो तो आप क्या करना, ये वाला रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है भाई, सेव करवाता हूं, यहां पर आऊंगा, रिफ्रेश करता हूं पेज को, तो देखो अब मेरे पास क्या आ रहा है, माई नेम इज 12 आ रहा है यहाँ पे, और माई आईडी इज यहाँ पे 12, यही आ रहा है। यहाँ पे नेम की जगह पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखो मैंने यहाँ पे नेम पास नहीं किया ना, तो मैं यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ ताकि इस वेरिएबल में भी नेम ही गेट होकर आए। सेव करवा लेता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करूंगा, देखो मेरे पास डायनामिकली क्या आ रहा है, नेम भी आ रहा है और आईडी भी मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होकर आ रही है। अभी हम आगे जाके जब हम काम किया करेंगे डिटेल पेजेस के लिए, फॉर एग्जांपल जब हम डिटेल पेजेस की एपीआईज बनाया करेंगे, जैसे कि आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आपके 20 प्रोडक्ट्स हैं, आपने अपने वेब पेज पर शो करवानी है, एक आप राउट बना लोगे, प्रोडक्ट्स के नाम का सारे फेच कर लोगे मोंगोडीबी डेटाबेस पर से लाके आप अपने फ्रंट एंड पर भिजवा दोगे। अगर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, यानी कि आपने किसी प्रोडक्ट पर क्लिक किया, एक ही उसका पेज है, वो एक डिटेल पेज खोल रहा है, सिर्फ उस प्रोडक्ट की डिटेल सारी आ रही है कि ये इसकी प्राइस है, ये इसकी डिटेल है। स्पेसिफिक पेज के लिए, डिटेलिंग के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पैरम्स को। हम यूआरएल में पैरामीटर देते हैं, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की आईडी जाती है पैरामीटर में, और उसके अकॉर्डिंग क्या लेते हैं, नीचे रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं मोंगोडीबी से। फिर आईडी के ऊपर हम कंडीशन लगाते हैं कि वो वाली आईडी का रिकॉर्ड दिखाओ जो कि पैरामीटर के अंदर ऊपर आ रही है यूआरएल में। ठीक है, इसके लिए भी हम करते हैं, जब रिकॉर्ड हमें अपडेट करना होता है CRUD ऑपरेशन के अंदर, तब भी हम क्या करवाते हैं, स्पेसिफिक यूजर जो भी है जिसका रिकॉर्ड अपडेट करना है, एडिट के बटन पर क्लिक हुआ है, उसके लिए आईडी भिजवाते हैं यूआरएल में, इसी तरह पैरामीटर में उसके अकॉर्डिंग नीचे रिस्पॉन्स चलाते हैं। ठीक है, तो हमें इनका आइडिया होना चाहिए, क्यूरी को यूज करें या पैरम्स को यूज करें, मर्जी है हमारी, लेकिन पैरम्स ज्यादा गुड प्रैक्टिस है, पैरम्स ही यूज होते हैं यहाँ पे ज्यादातर केसेस में, पैरम्स हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेस के अंदर यूज होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईजेएस का टॉपिक, और हम ये देखते हैं किस तरह से हम ईजेएस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ईजेएस बेसिकली क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेस में जब भी हमें ऐसी फाइल्स रेंडर करवानी हो जिसमें हमने स्टैटिक कंटेंट भी लिखना है और हमने साथ में डायनामिक कंटेंट भी लिखना है, दोनों चीजें लिखनी है। डायनामिक कंटेंट मतलब कि कोई डायनामिक वैल्यू भी साथ में पास करानी है, लॉजिक भी लिखनी है, और साथ में स्टैटिक अपना एचटीएमएल भी रेंडर करना है, दोनों काम करना है। अभी तक तो हमने क्या किया, जस्ट स्टैटिक फाइल्स रेंडर करवानी देखी हमने, यहाँ पे पब्लिक का एक फोल्डर बनाया था, उसमें एचटीएमएल की कुछ फाइल्स बना ली थी, 4 फाइल्स, और हमने उनको रेंडर करवा दिया था। हमने देखा था पोर्ट नंबर पे वो रन होकर हमें नजर आ रही थी सारी की सारी फाइल्स। और एक चीज आपको ऑलरेडी पता होगी कि एचटीएमएल वाली फाइल में कभी भी आप लॉजिक्स नहीं लिख सकते। वो फाइल सिर्फ और सिर्फ किस लिए भाई, स्ट्रक्चर के लिए, डिजाइन के लिए, या फिर वो जैसे एक ढांचा खड़ा करने के लिए वेबसाइट का, या ज्यादा से ज्यादा आप उसमें सीएसएस कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा इनलाइन वगैरह, और आप कोई डायनामिक कोई लॉजिक वाला काम उसमें नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट आप डायरेक्टली उसमें नहीं लिख सकते, स्क्रिप्ट का टैग लगा के लिखोगे अगर लिखोगे भी तो। लेकिन आप कभी भी यहाँ पे डेटाबेस रिलेटेड क्यूरीज को वहां नहीं भिजवा सकते, कुछ ऐसा डायनामिक काम वहां कर नहीं सकते। तो हमारे पास यहाँ पे एक टेम्पलेट इंजन होता है, एक्सप्रेस का अपना टेम्पलेट इंजन, जिसका नाम है ईजेएस एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। ईजेएस को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ डायनामिक फाइल्स बनाएंगे, ऐसी फाइल्स बनाएंगे जिसमें ईजेएस की एक्सटेंशन के साथ जो फाइल्स बनेंगी उनमें हम डायनामिक कंटेंट भी रेंडर करा के देखेंगे, किस तरह से लॉजिक सीखी जा सकती है, किस तरह हेडर फुटर की आप सेक्शंस को ब्रेक कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो रीयूजेबल सेक्शंस है उनको अलग बना के रखोगे और अपने पेजेस में यूज करोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पर आके सबसे पहले यहाँ टर्मिनल पर आता हूँ, और इसको मैं जरा डिस अनरन करता हूँ। यहाँ पर आके आपने सबसे पहले अपने फोल्डर से बाहर आना है, सीडी स्पेस डॉट डॉट करके, और यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टरी के बाहर, एक्सप्रेस वाली डायरेक्टरी के बाहर हमारे पास यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन पड़ा है, तो जिस डायरेक्टरी के अंदर पैकेज डॉट जेसन पड़ा होता है वहां आकर आपने क्या करवाना होता है भाई, कमांड को चलाना होता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आकर मैं जरा सर्च कर लेता हूँ, मैं यहाँ के लिखता हूँ EJS NPM, एंटर करता हूँ। यहाँ पे देखो आपको npm JS की वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पे EJS भी आ रहा है। आप इस पे जरा आके यहाँ पे क्लिक करो, ये आपको पूरा बता रहा है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट है ये हमारे पास, और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वाली कमांड के साथ आप क्या करवा सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल कमांड है, इसको हम जाके जरा इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं यहाँ के लिखता हूँ npm IEJS। ठीक है, एंटर करूंगा, मेरे पास ये कमांड ये स्क्रिप्ट पूरा चलेगा, और यहाँ पे मेरे पास नीचे मैसेज आ गया सक्सेसफुल का। मैं यहाँ पे आके पैकेज डॉट जेसन में अगर देखूं तो देखो मेरे पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज वाले ऑब्जेक्ट के अंदर EJS भी ऐड हो। ठीक है, मैं सिंपली क्या करवाता हूँ मैं राउटिंग ये जो पैरम्स डॉट जेएस है, इस फाइल को जरा क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ से आता हूँ अपने आगे एक्सप्रेस के फोल्डर में, CD एक्सप्रेस करके,
यहां पर आके मुझे क्या करवाना है, मुझे यहां पर आके ये जो मेरा एक्सप्रेस का फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मुझे यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना है जिसके अंदर मैं अपनी EJS एक्सटेंशन वाली फाइल्स को यहाँ पे रखूंगा। जिस तरह पब्लिक का मैंने अलग फोल्डर बनाया, इसी तरह मुझे यहाँ पे अपनी स्टैटिक प्लस डायनामिक फाइल्स के लिए भी यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, उसका नाम मैं यहाँ पे रखूंगा व्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं व्यूज के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, ये फाइल बन गई। ठीक है, व्यूज के नाम से मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से हम व्यूज के ही नाम से बनाते हैं EJS की फाइल्स वाला फोल्डर। नाम आप XYZ कुछ भी रख सकते हो, लेकिन फिर आपको उसको फोल्डर के पाथ को गेट कराना होगा। अगर आप व्यूज नाम रखते हो तो एक्सप्रेस जेएस ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है इस फोल्डर को। ठीक है, तो जब आपने EJS का काम करना हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, आप क्या करवाओ, यहाँ पे व्यूज के नाम का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर EJS की फाइल्स बनाओ, एक्सप्रेस डायरेक्टली उसको गेट करेगा। अगर कोई और नाम होगा तो गेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां पर आके एक फाइल जस्ट बनाता हूं। मैं यहां एक फाइल बना लेता हूं, welcome.ejs। ठीक है, अब यहां पे नई एक एक्सटेंशन आप देख रहे हो, EJS के नाम की एक्सटेंशन। तो यहां पे मैंने welcome.ejs के नाम की एक फाइल बना ली। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली, और फाइल बनाने के बाद सबसे पहले यहाँ आके लिखता हूँ कॉन्स का कीवर्ड, और एक्सप्रेस के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सबसे पहले हम एक्सप्रेस को क्या करवाएंगे, यहाँ पे लोड करवा लेंगे। अच्छा, EJS की फाइल है, इसमें नहीं, ये हमारे पास जस्ट EJS की फाइल है। इसमें मैं Shift 1 प्रेस करके HTML का जस्ट बॉइलिंग स्ट्रक्चर जनरेट करवाऊंगा। इसके अंदर हम HTML को भी लिख सकते हैं, यानी कि अपना स्टैटिक कंटेंट भी लिख सकते हैं, डायनामिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं सबसे पहले HTML जनरेट करवाऊंगा, 2 बार टैब की प्रेस करूंगा, डॉक्यूमेंट पर आके मैं लिख देता हूँ वेलकम टू EJS। ठीक है, यहाँ पर आके मैं एक H1 के नीचे हेडिंग लगा लेता हूँ, इसमें मैं आके लिख देता हूँ वेलकम। Ctrl+S प्रेस करके मैं फाइल को सेव करवा लेता हूँ। इसको मैं यहां से कर देता हूँ क्लोज। मुझे क्या करना है, welcome.ejs को अब क्या करवाना है भाई, रेंडर करवाना है फिलहाल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके एक्सप्रेस के अंदर जिस तरह हमने स्टैटिक फाइल्स को रेंडर करवाया था, मैं यहाँ एक फाइल बनाता हूँ एक्सप्रेस के अंदर आके, टेम्पलेट इंजन डॉट जेएस के नाम से। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा टेम्पलेट इंजन डॉट जेएस। इस फाइल के अंदर आके हम ऐसी लॉजिक लिखेंगे कि हम क्या करेंगे, ये जो व्यूज वाला हमारा फोल्डर है, इसके पाथ को भी गेट करेंगे, और इसके अंदर मौजूद वेलकम डॉट ईजीएस को हम रेंडर भी करवाएंगे। जब रेंडर करवा लेंगे तो उसमें हम कोई डायनामिक वैल्यू बेच के भी देखेंगे किस तरह से वेलकम डॉट ईजीएस में हम कोई डायनामिक वैल्यू को रख सकते हैं और उसको शो करवा सकते हैं। मैं यहां आके लिखता हूं कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर। सबसे पहले एक्सप्रेस को लोड करवाऊंगा, एक्सप्रेस को यहां पे आके आप एग्जीक्यूट करवा लो, ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। पोर्ट हम यहां रखेंगे 2000, और यहां पर आके मैं ऐप डॉट लिसन करके पोर्ट नंबर पे इसे क्या करवा दूंगा, रन करवा दूंगा। और यहां पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूं जिसमें मैं आके लिख लेता हूं सर्वर स्टार्टेड। ठीक है, सेव करवा लेता हूं इस फाइल को। ठीक है, अब यहां पे मैंने बताया था जब हम स्टैटिक फाइल्स को रेंडर करवा रहे थे, तो मैंने बताया था यहां पे, अगर मैं इसे खोल लूं, मैंने बताया था कि हम यहां पे यूज करते हैं एक मिडलवेयर का। ऐप डॉट यूज करके हम क्या करेंगे, एक मिडलवेयर को लिखेंगे, और यहाँ पे मिडलवेयर फंक्शन जो था हमारा वो था स्टैटिक फंक्शन, जिसके थ्रू हमने क्या करवाया था, अपनी स्टैटिक फाइल्स को रेंडर करवाया था। अब जब भी आप मिडलवेयर का काम करोगे, ये मैंने कहा था, आप हमेशा याद रखना, जब भी आप मिडलवेयर का काम करोगे एक्सप्रेस के अंदर, आप यहाँ पे लिखा करोगे ऐप डॉट यूज। लेकिन जब भी आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कोई सेटिंग करनी है, तो उसके लिए आप लिखा करोगे ऐप डॉट सेट। ऐप डॉट सेट आप लिखा करोगे किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। अभी यहां पे मुझे अपने व्यूज वाले फोल्डर की क्या करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है। उसे गेट नहीं करना, गेट एक्सप्रेस ने ऑटोमेटिक कर लिया है। मुझे जस्ट क्या करना है, बताना है कि उसमें क्या पड़ा हुआ है, मेरा टेम्पलेट इंजन पड़ा हुआ है, जो उसका रेफरेंस पास करना है, उसकी सेटिंग मुझे यहाँ पे करनी है। उसे यहाँ पे मैंने इनेबल करना है कि उसके अंदर की फाइल्स डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाए, गेटेबल हो जाए, उनके अंदर की फाइल्स का एक्सेस यहाँ पे बने, ताकि पोर्ट नंबर जो मैंने यहाँ पे अभी डिफाइन किया है, 2000 पोर्ट नंबर, ये मेरे पास डायरेक्टली क्या हो जाए, यहाँ पे इस पर वो सारी की सारी फाइल्स रेंडर हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ अगर वेरिएबल पर बनाया हुआ, मैं यहाँ से वेरिएबल पास करवा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आके मैं सिंपली एक लाइन का कोड मुझे लिखना है। मैं यहाँ के लिखूंगा ऐप डॉट सेट, इस तरीके से 2 पैरामीटर्स मुझे ऐप डॉट सेट के अंदर पास करने हैं। पहले पैरामीटर के अंदर मुझे लिखना है व्यू इंजन, और दूसरे पैरामीटर के अंदर मुझे अपने इंजन का नाम बताना है जो कि है EJS एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने व्यू इंजन यहाँ पे लिखा। मैंने ये अब रीजन समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे व्यूज क्यों रखा था, व्यूज नाम फोल्डर का, क्योंकि यहाँ पे आपने ये बिल्ट इन वैल्यू यहाँ पे पास करनी होती है व्यू इंजन के नाम, और यहाँ पे आपने फिर अपने इंजन का नाम रखना है। अगर आप कोई और टेम्पलेट इंजन का यूज करोगे तो फिर यहाँ पे उसका नाम लिखोगे, लेकिन मोस्टली यूज यहाँ पे EJS ही होता है। ठीक है, और फ्रंट एंड के लिए हम वैसे यूज भी ज्यादातर रिएक्ट वगैरह कोई लोग करते हैं, यहाँ पे EJS पर फ्रंट एंड बहुत
कम बनाया जाता है मार्केट के अंदर, क्योंकि वो जाहिर है फिर वो लोडिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है, HTML से ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट वाली सिंगल पेज की फंक्शनैलिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैं नीचे आके लिखता हूं ऐप डॉट गेट, और वेलकम के नाम से मैं एक राउट बना लेता हूं, कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मुझे रिस्पॉन्स के अंदर क्या करवाना है, रेंडर करवाना है किसे भाई, वेलकम डॉट ईजेएस को रेंडर करवाना है। अब दो मेथड्स ऑलरेडी हम रिस्पॉन्स के देख चुके हैं, एक सेंड देख चुके हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड जिसमें प्लेन टेक्स्ट सेंड कर रहे थे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल देख चुके हैं जिसमें HTML सेंड कर रहे थे। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर का मेथड यहाँ पे यूज करना है। रेंडर मेथड क्या करता है, ईजेएस को रेंडर करवाता है, सेंड फाइल रेंडर करता है HTML को, और रेंडर वाला इन एक्चुअल खुद जो रेंडर का मेथड है वो रेंडर करता है किसे, ईजेएस की फाइल को। तो मैं यहाँ आके लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, कोटेशंस लगाऊंगा, और इसके अंदर जस्ट मुझे अपनी फाइल का नाम लिखना है, वो क्या है, वेलकम। आपको यहाँ पे एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन ऑलरेडी आप ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन कर चुके हो, तो ये फाइल डायरेक्टली गेट ही उस फोल्डर को कर रही है। तो आपको यहाँ पे डॉट ईजेएस लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और उसके अंदर फाइल का आप यहाँ पे नाम लिख दोगे। मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ से आके मैं जरा कंट्रोल एस प्रेस करके इस फाइल को सेव करवा लेता हूँ, रन करते हैं पोर्ट नंबर पे। मैं यहाँ के लिखता हूँ नोडमॉन डॉट स्लैश, फाइल का नाम क्या है भाई, टेम्पलेट इंजन डॉट जेएस, एंटर करूंगा, यहाँ पे सर्वर स्टार्टेड का मैसेज आया। पोर्ट नंबर पर चलते हैं, 2000 पोर्ट नंबर पर। यहां पर आके मैं लिखता हूं, इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ के लिखता हूं 2000, एंटर करूंगा, मुझे क्या कह रहा है, कैनॉट गेट। मैं वेलकम वाले राउट पर चला जाता हूं, एंटर करूंगा, देखो वेलकम की हेडिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सही है, तो जो मैं यहाँ पे ईजेएस की फाइल के अंदर वेलकम डॉट ईजेएस में लिख कर आया हूं वही यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। अब आप कहोगे यार ये भी तो स्टैटिक ही है, H1 की हेडिंग है, ये भी एक स्टैटिक ही वैल्यू है, तो फिर आप HTML ही रेंडर कर देते, ईजेएस का क्या फायदा। ईजेएस का फायदा ये है कि मैं आपको अपनी बनाई हुई लॉजिक भी यहाँ भिजवा सकता हूँ। कैसे भिजवाऊंगा जरा इसको देख लो। यहाँ पर आके मैं सिंपली क्या करूंगा, टेम्पलेट इंजन डॉट जेएस की फाइल के अंदर जहां मैंने रेंडर करवाया ना, यहीं पर मैं इसके ऊपर आता हूं, और यहां अगर मैं कुछ इस तरह से यूजर इंफॉर्मेशन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, इक्वल टू, और ऑब्जेक्ट बनाकर मैं यहाँ पे दो वैल्यूज भिजवा देता हूं अपनी वेलकम डॉट ईजेएस में। मैं आपको फिर वहां पे उन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करके भी दिखाऊंगा, डायनामिक वैल्यूज को। सही है, मैं यहाँ के लिखता हूं कुछ इस तरह से, नेम, नेम हम यहाँ पे दे देंगे अली, कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं दे दूंगा ईमेल, ईमेल कॉलन, यहां पर आ जाएगा ali@gmail.com। ठीक है, मुझे क्या करना है, यूजर इंफॉर्मेशन वाले इस ऑब्जेक्ट को वेलकम वाली फाइल के अंदर भिजवाना है, तो मुझे जैसे यहाँ पे रेंडर मेथड के अंदर यहाँ पे वेलकम के बाद कॉमा लगा के इसको भिजवा देना है इस तरह। जस्ट इतना सा आपने काम करना है। अब यहां से अब यहाँ पे आप इसको इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो आपने 4 लाइन का कोड लिखा ना, ब्लॉक ऑफ कोड, ये आप डेटाबेस की लॉजिक को लिखकर यहाँ पे फेच कर रहे थे डाटा, और आप वो डाटा भिजवा रहे हो अपनी यहाँ पे कौन सी फाइल में, फ्रंट एंड की फाइल में, जो आपकी ईजेएस की इस वक्त फाइल है। ठीक है, अभी फिलहाल तो हम डेटाबेस रिलेटेड काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने स्टैटिक ही बना लिया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं वहां पे लॉजिक को गेट करके दिखाऊंगा किस तरह से लॉजिक को हम गेट करवा सकते हैं। मैं सेव करता हूं इस फाइल को, वेलकम डॉट ईजीएस में आऊंगा, यहां पर आके मैं इस तरह से वेलकम के बाद अब मुझे प्रिंट करना है उस वैल्यू को जो वहां से भिजवाई है। ठीक है, नेम को और ईमेल को। तो मैं यहां पर आके सिंपली, हमारे पास यहाँ पे अब ये देख लो, ब्रैकेट्स को देख लो, ईजीएस के हमारे पास 3 तरह के होते हैं ब्रैकेट्स। अभी जैसे हम एक को देखेंगे, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इस तरह से लेस देन, फिर उसके बाद यहां पर आएगा परसेंटेज का साइन, ये हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट्स हो गए, और फिर परसेंटेज और ग्रेटर देन हमारे पास ये आ गए क्या, क्लोजिंग ब्रैकेट्स। आपने यहां पे लेना है आउटपुट, यहां पर आके क्या प्रिंट होगा, आउटपुट प्रिंट होगा। नेम प्रिंट करोगे आप वेलकम के साथ, अली प्रिंट करोगे जो वहां से आ रहा है। आपने सिंपली यहां पे आके लगाना है इज इक्वल टू। इक्वल टू यूज होता है जब भी आउटपुट आपने लेना है किसी लाइन में, आपको पता है यार इसके रिस्पॉन्स में एक आउटपुट आएगा, यहाँ पे निकलेगा एक आउटपुट आना, तो इक्वल टू लगेगा। ठीक है, यहां के आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यूजर इन्फॉर्मेशन डॉट, और अंदर उसके की किस नाम की बनी हुई है, नेम के नाम की बनी हुई है, तो मुझे नेम प्रिंट करना है, मैं यहां के लिखूंगा नेम। कंट्रोल एस प्रेस करके मैं फाइल को क्या करवा देता हूं, ये वाली फाइल को सेव करवाता हूं। यहां पर आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास क्या कह रहा है, ये मुझे यहाँ पे एक एरर थ्रो कर रहा है, कह रहा है यूजर इन्फॉर्मेशन इज नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, हम आते हैं यहां पर, और इसे कर लेता हूं यहां से मैं कॉपी, यहां लाके मैं इसको कर देता हूं पेस्ट, सेव करवाता हूं इस फाइल को। मैं एक काम ही करता हूं, जरा दोबारा रन करके देख लेता हूं यूजर इन्फॉर्मेशन में मुझे क्या मसला दे रहा है ये।
और यहाँ के मैं नोडमॉन से वापस से इस फाइल को रन करता हूँ। यहाँ आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास क्या कोई एरर थ्रो कर रहा है? हम्म, अच्छा जी, मैं यहाँ से करली ब्रैकेट्स मैंने नहीं बनाए हैं। मैं यहाँ पर आके करली ब्रेसेस बना लूँ, ठीक है। सेव करवा लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, मैं यहाँ से जरा इसको चेक करता हूँ। देखो मेरे पास क्या प्रिंट होके आ गया, वेलकम अली। आपने एक बनाया था जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर, और आपने करली ब्रेसेस के बगैर आप रेंडर में भिजवा रहे थे, इसलिए वो आपको एक एरर दे रहा था। वो कह रहा है ये चीज डिफाइंड नहीं है। आप इसको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करके वहां पे फेच कर रहे हो, डॉट नोटेशन बीच में लगा के, लेकिन यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसको भिजवाया नहीं। आपने इसको सिंपल वेरिएबल की तरह भिजवाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या करवाया, वहां जाके मैंने नेम को प्रिंट कर लिया। यहाँ पे आके मैं साथ में अब स्टैटिक भी लिख लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ एंड योर ईमेल इज इक्वल टू, और यहां पर आके मैं इसको प्रिंट करूंगा। यहाँ के मैं लिखता हूँ यूजर इन्फॉर्मेशन डॉट ईमेल। सेव करवा लेता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास ईमेल भी प्रिंट होकर आ रही है। तो स्टैटिक प्लस डायनामिक वैल्यूज को दोनों को हमने प्रिंट करवाया। यहाँ पे वेलकम क्या है, स्टैटिक है। अली डायनामिक वैल्यू है। एंड योर ईमेल इज, ये मेरे पास क्या है, स्टैटिक है। और ये वाली वैल्यू भी क्या आ रही है, डायनामिक वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से हम टेम्पलेट इंजन का यूज करके डायनामिक करवा सकते हैं। अब आप इसको इस तरह से एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे आपके पास डेटाबेस रिलेटेड आपने लॉजिक की भी थी। यहाँ पे आपने फेच किया हुआ था, मोंगोडीबी की फाइंड कमांड चला के डाटा सारा के सारा फेच करके यहाँ रखा था, और उसको आपने क्या किया, अपनी ईजेएस की फ्रंट एंड की फाइल में यहाँ से भिजवा दिया। ठीक है, तो अभी यहां तक आ जाओ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे मिडिल वेयर है उनको देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे किस तरह से हम यहाँ पे डायनामिक फाइल्स को रेंडर मजीद करवा सकते हैं, और यहाँ पे कॉमन फाइल्स को रेंडर कर सकते हैं। जैसे हेडर की फाइल हो गई, फुटर की फाइल हो गई। यहाँ पे रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि यूज होता है, हर एक फाइल में यूज हो सकता है। तो उसको किस तरह से इंक्लूड करवाना है अपनी फाइल के अंदर, अलग से कोड को बनाकर रखना है, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से इसको हम करवा सकते हैं। मैं यहाँ से आकर एक फाइल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, डायनामिक EJS.js के नाम से। और इसके अंदर आके यहाँ पे मैं क्या करवा देता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड एक्सप्रेस के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। उसके बाद मैं यहाँ पे आके एक ऐप के नाम से इंस्टेंस बनाऊंगा। एक्सप्रेस को यहाँ पर आके मैं एग्जीक्यूट भी करवा दूंगा। ऐप डॉट लिसन करूंगा यहाँ का, और 3000 यहाँ पे पोर्ट नंबर देता हूँ। और सर्वर स्टार्टेड का मैंने यहाँ पे मैसेज शो करवा दिया। जब भी फाइल रन होगी तो मुझे ही दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे ईजेएस की अगेन कॉन्फ़िगरेशन करनी है। डिफरेंट फाइल है तो ऐप डॉट सेट लिखूंगा। ये अगेन स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर आके मैं लिखूंगा व्यू इंजन पहले पैरामीटर में, और दूसरे पैरामीटर में बीच में कॉमा सेपरेटर लगाकर मैं यहाँ पे लिखूंगा EJS। ठीक है, अपनी EJS अपनी जो टेम्पलेट इंजन है उसका यहाँ पे नाम दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आके एक राउट बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ ऐप डॉट गेट कॉन्टेक्ट के नाम का मैं एक राउट बनाता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। इसमें यहाँ आकर मैं एक कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूँ, और रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स दो पैरामीटर्स यहाँ पे दूंगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। और मुझे जिस फाइल को यहाँ पे अब रेंडर करवाना है उस फाइल का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ, व्यूज के अंदर आके एक फाइल बनाता हूँ कॉन्टैक्ट डॉट EJS के नाम से। ठीक है, एक फाइल बनाता हूँ। यहाँ के मैं Shift 1 प्रेस करके जरा स्ट्रक्चर जनरेट करवा लेता हूँ। यहाँ के मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, पैराग्राफ का मैं नीचे टैग लगाऊंगा। इसके अंदर भी आके मैं यहाँ पे पास करवा लेता हूँ कॉन्टैक्ट, सेव करवा लेता हूँ। ये काम हमें टोटल रिपीट ही कर रहे हैं। यहाँ पर आगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में मुझे अपनी फाइल का नाम बताना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कोटेशंस। और मेरी फाइल का क्या नाम है भाई, कॉन्टैक्ट। मुझे EJS लिखने की जरूरत नहीं है, सेव करवा लेता हूँ। फाइल रन होगी, 3000 पोर्ट नंबर पे जाके चेक कर लेता हूँ आउटपुट को। तो यहाँ आऊंगा और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ 3000, एंटर करता हूँ। अच्छा, वेलकम नाम का कोई राउट ही नहीं है, तो मेरे पास राउट का जो नाम है वो है कॉन्टैक्ट। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। कोई एरर थ्रो हो रहा है मेरे पास। यहाँ पे एरर देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है। अच्छा, ऐप डॉट सेट मैंने, अच्छा अच्छा, मैंने ना यहाँ पे फाइल टेम्पलेट इंजन वाली ही रन की हुई है। मुझे डायनामिक EJS को रन करना है। मैं यहाँ पर आके रन कर लेता हूँ, लिख के नोडमॉन डॉट स्लैश डायनामिक EJS.js एंटर करूंगा। यहाँ पे मेरे पास सर्वर स्टार्टेड का मैसेज आया,
और अब अगर यहाँ के मैं रिफ्रेश करूं तो मुझे प्लेन टेक्स्ट कॉन्टैक्ट है यहाँ पे अब नजर आ रहा है। सही है। कोई भी वैल्यू भिजवानी है, अभी पैरामीटर्स ऑलरेडी देख कर आए हैं, यूआरएल में जाके कॉलन करके पैरम्स देने हैं। तो यहाँ के मैं दो पैरम्स दे देता हूँ, मैं स्लैश लगाऊंगा, यहाँ पे आके मैं दे देता हूँ कॉलन नेम, और यहाँ पे आके स्लैश करके मैं कॉलन ईमेल भी यहाँ पे पास करवा देता हूँ। नेम और ईमेल हम जाके पैरामीटर के अंदर क्या करवाएंगे भाई, पास करवाएंगे। और जो भी पैरामीटर में हम नेम और ईमेल दे रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग हमने बस यहाँ पे क्या करना है, ईजेएस के अंदर उसको रेंडर करवाना है। अभी हमने सिंपल लॉजिक में देख लिया वो, अब ईजेएस के साथ उस लॉजिक को इंप्लीमेंट करके यहाँ पे चेक करना है। मैं क्या करवाऊंगा यहाँ की, मैं सिंपल अगेन जिस तरह मैंने अभी बनाया था, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कॉन्स्ट, और एम्प्लॉय इन्फो के नाम से मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जिस तरह मैंने पहले यूजर इन्फॉर्मेशन के नाम से बनाया था। और यहाँ अगर मैं नेम की एक की बनाता हूँ, उसके अंदर आके मेरी जो वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू होगी जो मुझे पैरामीटर में से मिल रही होगी। तो मैं यहाँ आके लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट नेम। वो वाला नाम क्या करो भाई, यहाँ पे नेम वाली की के अंदर लाके रख दो, जो मेरे पास कहाँ आ रहा है भाई, पैरामीटर के अंदर आ रहा है, ऊपर यूआरएल के अंदर। इसी तरह ईमेल के नाम से भी एक की बनाऊंगा, और मैं कहूंगा कि मेरे पास जो पैरामीटर के अंदर ईमेल आ रही है उस ईमेल को क्या करो, इस ईमेल वाली की के अंदर आके क्या करवा दो भाई, सेव करवा दो। मैं यहाँ पे नीचे आगे लगाऊंगा कॉमा, और उसके बाद करली ब्रेसेस बना के मैं ईमेल एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन वाले इस ऑब्जेक्ट को सेंड कर दूंगा कहाँ पे भाई, कॉन्टैक्ट डॉट ईजेएस वाले अपने टेम्पलेट इंजन की फाइल पर। तो मैं यहाँ आके लिखता हूँ इस तरह से एम्प्लॉय इन्फो, इसको मैं यहाँ से सेव करवा देता हूँ, पास करवा देता हूँ, वहां पे मूव करवा देता हूँ। ठीक है, फेच करवाना होगा, सिंपली कॉन्टैक्ट डॉट ईजेएस में आऊंगा, यहाँ पे आके मैं सिंपली क्या करवा सकता हूँ, इसको फेच करवा सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली, इसको मैं यहाँ पे रेंडर कर सकता हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर आके मैंने नेम और ईमेल ये दो तो मैंने यहां से भिजवा दिए, मैं यहीं पर कॉमा लगाकर एक और बना लेता हूं यहाँ पे हॉबीज के नाम का। इसमें मैं डिफरेंट यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कलेक्शन पूरी आएगी। अब हॉबीज में मेरे पास क्या आएगा, एक तो आएगा यहाँ पे स्पोर्ट्स, और यहाँ पे सेकंड के अंदर मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ ट्रेवल, और थर्ड के अंदर मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ रीडिंग। ठीक है, सेव करवा लेता हूं, मेरे पास मैंने एक एरे भी ऐड करवा दिया यहाँ पे। इस एरे की वैल्यू का मुझे क्या करना है, वन बाय वन क्या करना है, वहां पे जाके प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट करने के लिए हमें क्या करवाना होगा, यहाँ पे मैं अब उसके लिए ब्रैकेट्स बता रहा हूं जो ईजीएस के यहाँ पे यूज होंगे। आप यहाँ आओ, यहाँ के आप अगेन लेस देन परसेंटेज, ये दो ब्रैकेट्स अभी हमने देखे, ये ओपनिंग ब्रैकेट हो गए, फिर उसके बाद परसेंटेज और ग्रेटर देन। आपने क्या करवाया, इसको यहाँ पे आके क्लोज करवा दिया। अब जब हमें आउटपुट लेना होता है तो मैंने बताया कि हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, आके इक्वल टू लगाते थे। यहां पे मुझे आउटपुट नहीं लेना, मुझे यहां पर आके लॉजिक लिखनी है। लॉजिक लिखने के लिए हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली बस यहाँ पे इतने ही ब्रैकेट्स बनाएंगे, बस ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पे इक्वल टू का यहाँ पे टेम्पलेट यूज नहीं होगा। यहाँ आगे मुझे क्या करना है, मुझे अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो वहां से भिजवाया है। तो ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, ईएमपी एम्प्लॉय इन्फो। इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ लाता हूँ, पेस्ट करवाता हूँ। मैं कहूंगा मेरे एम्प्लॉय इन्फो वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, डॉट लगाऊंगा, उसके अंदर जाकर एक की मिलेगी हॉबीज के नाम की, हॉबीज के नाम की भी मिल गई। डॉट, उसके ऊपर क्या करो, यहां पे आके उसमें आके यहाँ पे लूप लगा दो। कौन सा लूप लगाएंगे हम, यहाँ पे आके लगाएंगे फॉर ईच का लूप। यहाँ पे आके ये फॉर ईच का इस तरह से लूप इंप्लीमेंट करवा दिया। अब फॉर ईच का लूप मैं जरा शॉर्ट में बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे एरेस के लिए यूज होता है, एरे की वैल्यूज को वन बाय वन आइटरेट कराने के लिए हम फॉर ईच का लूप यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चंस में ही पूछ लिया जाता है कि फॉर ईच का लूप हमारे पास किसी यूज होता है। मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रेंडर मेथड के अंदर पहले तो फाइल का नाम दिया कॉन्टेक्ट, और साथ में उस ऑब्जेक्ट को यहां से कॉन्टेक्ट वाली फाइल में भिजवाया है। यहां पर आके मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करवाया, इसके अंदर एक की बनी है हॉबीज के नाम की। तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस करने के लिए डॉट नोटेशन यूज होता है, डॉट का सिंबल यूज होता है। तो मैंने कहा कि एम्प्लॉय इन्फो के अंदर जाओ, वहां पे हॉबीज के नाम की की मिलेगी, उसके अंदर जाकर आप क्या करो, उस हॉबीज वाली की पर फॉर ईच लूप लगा दो। ये लूप इंप्लीमेंट करेगा। मैं यहां पर आके इस तरह से कॉल बैक फंक्शन बनाता हूं, और मैं हॉबी के नाम से एक एक्सेसिंग पैरामीटर बना देता हूं, सेम जिस तरह हम मैपिंग वगैरह करते हैं रिएक्ट के अंदर। मैप के अंदर हम क्या करते हैं, कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं, एक एक्सेसिंग पैरामीटर बनाते हैं, उस पैरामीटर के थ्रू फेच करते हैं एक एक वैल्यू को ऑब्जेक्ट की। इसी तरह इस हॉबी वाले इस एक्सेसिंग पैरामीटर के थ्रू एक एक करके हम इसको प्रिंट कर लेंगे। यहां पर आता हूं, इस तरह से मैं एक एरो बना लेता हूं, ब्रैकेट्स, और ये वाले जो ब्रैकेट्स है दोनों ये मुझे क्लोज करने हैं, बीच में मेरा कंटेंट फेच होगा आके, मुझे इनको क्लोज करना है यहाँ नीचे लाकर। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा अगेन ब्रैकेट्स, ईजीएस के ब्रैकेट्स, और उसके बाद यहाँ लाके मैं इसको कंट्रोल वी करके प्रिंट कर दूंगा, सेव करवा दूंगा यहाँ आके। ठीक है, मैं क्या करवाता हूँ, यहाँ पे आके जरा मैं करली ब्रैकेट लगा लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं कुछ करली ब्रेसेस लगा लेता हूँ। बीच में मुझे प्रिंट करना है, यहाँ पे आके मैं पैराग्राफ का टैग लगाऊंगा,
और पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं यहाँ पे आके अब मुझे प्रिंट करना है, डाटा चाहिए, तो प्रिंट करने के लिए इक्वल टू लग जाएगा बीच बीच में। ठीक है, तो मैं लगाऊंगा लेस देन, ग्रेटर देन, परसेंटेज, परसेंटेज ग्रेटर देन, इक्वल टू, और यहाँ पे आके मैं हॉबी को प्रिंट कर देता हूँ। चेक कर लेते हैं जरा आउटपुट। सेव करवाता हूँ, मुझे आना है यहाँ पे, रिफ्रेश करूंगा, कैनॉट गेट आएगा क्योंकि यूआरएल के अंदर मैंने दो पैराम्स नहीं दिए, नेम और ईमेल का। तो कुछ ना कुछ मैं फिलहाल वो भी दे देता हूँ, स्लैश यहाँ पे मैं दे देता हूँ असद, और ईमेल देना है तो मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ asad@gmail.com। एंटर कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पे एम्प्लॉय। अच्छा जी, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, ये मैंने गैप यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, इसको रिमूव करके सेव करवाता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंटेक्स की मिस्टेक करी है, यहाँ पे आके मैं एरर आ रहा है ना जी। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर ईच का ई यहाँ पे कर देता हूँ कैपिटल। तो मेरे पास देखो चारों वैल्यूज वन बाय वन आके क्या हो गई भाई, प्रिंट हो गई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर ईच लूप होता है उसमें ई यहाँ पे कैमल केस का बेसिकली यूज हुआ है। ई यहाँ पे कैपिटल है, फॉर का एफ स्मॉल आता है स्टार्ट में, और ईच का ई क्या आता है यहाँ पे, कैपिटल आता है। तो देखो चारों जो वैल्यूज वहां पे मैंने ऐड करवाई थी, वो चारों की चारों वैल्यूज मुझे मेरे ईजेएस की फाइल में रेंडर होकर मिल गई। इसी तरह से मैं क्या करवा सकता हूँ, यहाँ पे डायनामिक वैल्यूज को भी फेच करवा सकता हूँ। साथ ही में बस एक एडिशनल चीज है, वो भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ये पूरा साथ में लेक्चर आ जाएगा। वो ये है हमारे पास यहाँ पे कि मैं यहाँ पे किसी कॉमन फाइल को भी रेंडर कर सकता हूं। जैसे नैव बार की फाइल अलग बनाई, वो यहाँ भिजवा दी, वो भी यहाँ पे नजर आ रही है। अब फुटर बनाया, वो भी यहाँ पे आ गया। अब मल्टीपल मेरी ईजेएस की फाइल्स है, मैं एक बार नैव बार फुटर बना के रख लूँ, एक जगह सेव कर लूँ सारा कोड, जहां दिल करे यूज करूं। जिस तरह बेसिकली आप पीएचपी वगैरह में भी आप काम आपने किया होगा सेकंड सेमेस्टर में, हेडर फुटर आप अलग रखते थे टेम्पलेट को ब्रेक करके। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूज के ही फोल्डर के अंदर आके आप एक फोल्डर बना के रख लो बेस फाइल्स के नाम से। नाम इस फोल्डर का कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेस फाइल्स होती हैं ऐसी फाइल्स जो रीयूजेबल होती हैं, हर जगह यूज होती हैं। बेस फाइल्स के नाम से आप यहाँ पे आके एक फोल्डर बनाओ, इसके अंदर आके आप दो फाइल्स बना लो। एक मैं आके बना लेता हूँ navbar.ejs के नाम से, और एक मैं यहाँ पे आके बना लेता हूँ footer.ejs के नाम से। ठीक है, navbar.ejs के अंदर आके अभी मैं फिलहाल के लिए कुछ स्ट्रक्चर जनरेट लंबा चौड़ा काम नहीं कर रहा, मैं एक आके nav का टैग लगाता हूँ, इसमें आके मैं लिख देता हूँ navbar, सेव करवा लेता हूँ। और footer.ejs के अंदर आके यहाँ पे मैं फुटर का एक टैग लगा लेता हूँ, और इसके अंदर आके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुटर, सेव करवा लेता हूँ। दोनों फाइल्स मैंने बनाई है, बना के मैंने साइड पे अलग से रख दी है। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, ये जो आपकी contact.ejs वाली फाइल है, इसके अंदर ही आप चाहते हो यार ये भी मेरे पास यहाँ पे आ जाए, ये वाला पार्ट भी मेरे पास आ जाए। पैराग्राफ के ऊपर आपको यहाँ पे हेडर चाहिए, और यहाँ पे लास्ट में आपको बॉडी के अंदर, बेसिकली बॉडी के अंदर ही यहाँ पे नीचे फुटर भी चाहिए। दोनों आपने प्रिंट करने हैं। तो यहाँ के आप सिंपली लगाओ ईजेएस के ब्रैकेट्स, लेस देन, परसेंटेज, परसेंटेज ग्रेटर देन। अब दो ब्रैकेट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एक इक्वल टू वाले ब्रैकेट, एक सादे ब्रैकेट जिसमें सिर्फ लॉजिक आएगी। एक तो ऐसे ब्रैकेट्स हैं जिसमें जस्ट लॉजिक स्क्रिप्ट आएगा। एक है आउटपुट लेने वाले ब्रैकेट जिसमें यहाँ पे बीच में इक्वल टू भी आएगा। अब यहाँ पे HTML चाहिए, अलग फाइल इंक्लूड करनी है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास आएगा तीसरी तरह का ब्रैकेट। उसमें आप जस्ट क्या करोगे, एक माइनस का बीच में हाइफन का साइन लगा दोगे जस्ट, बस। अब आप ये माइनस का साइन लगा दोगे, अब आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो। हमारे पास यहाँ पे जिस तरह पीएचपी में इंक्लूड का मेथड होता है, इंक्लूड फंक्शन जिसके थ्रू इंक्लूड कराता है, यहाँ पे भी हमारे पास होता है इंक्लूड का फंक्शन, इंक्लूड। इसके अंदर आके मैं फाइल्स का रेफरेंस दे देता हूं, तो मैं कहता हूं डॉट स्लैश बेस फाइल्स में जाओ, स्लैश, और क्या एक्सेस कर लो, नेवबार डॉट, बस नेवबार एक्सेस कर लो। सेव करवा लेता हूं, जरा क्रॉस चेक करते हैं। यहां आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, देखो ऊपर क्या आ गया, नेवबार आ गया। अगर आप यहाँ पे आके ये माइनस का साइन नहीं लगाओगे और सेव करवाओगे तो देखना आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे ये रेंडर नहीं हो रहा। तो आपको क्या करवाना है, यहाँ पे लाइन बाय लाइन ये सारा काम प्रॉपर करना है। तीनों ब्रैकेट्स का आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे तो ये HTML कंटेंट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, देखो वहां पे नैव का टैग लगा हुआ है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अंदर का कॉन्टेंट मुझे दे रहा है। फुटर भी इंक्लूड करना है, कॉपी करो और फुटर को भी इधर पास करवा दो। यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे दूंगा फुटर, सेव करवा लूंगा। और यहाँ पे देखो नीचे मेरे पास फुटर आ गया, हेडर आ गया, फुटर आ गया। तो रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड भी बनाया जा सकता है। अब ये ब्लॉक बहुत लंबा चौड़ा, आप नैवबार का भी अच्छा सा बूटस्ट्रैप से या कहीं से नैवबार उठा के वो भी लगा लो, फुटर को भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से हम ईजीएस के साथ काम करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने यहाँ पे देखी है तकरीबन दो चीजें। एक हमने राउटिंग पैराम्स के बारे में देखा कि किस तरह से हम कोई पैरामीटर्स बना सकते हैं, यूआरएल के अंदर पैरामीटर की बेस पे रिस्पॉन्स ले सकते हैं। हमने टेम्पलेट इंजन को कॉन्फ़िगर कराना देखा, किस तरह टेम्पलेट इंजन को यहाँ पे कनेक्ट किया जा सकता है। और फिर उसके अंदर कुछ डायनेमिक लॉजिक्स को भी लिख के देखा हमने। लूप की एक लॉजिक बेसिकली जस्ट मैंने शॉर्टली लिखवाई। लूप की लॉजिक के अंदर मैंने किया सारा डाटा मैंने जो यहाँ से भिजवा रहा था वहां पे मैंने रेंडर करा के वहां पे देखा।
तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम फिर मिडलवेयर्स को देखेंगे। दो तरह के मिडलवेयर्स हैं, एप्लीकेशन और राउटर, उनको दोनों को हम देखेंगे, उनको एग्जीक्यूट करवाएंगे और मोंगोडीबी की कनेक्टिविटी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।